सीज फायर बहाना, सीक्रेट साइट पर निशाना। स्ट्राइक से भूचाल, होर्मुज बनेगा कब्रिस्तान। क्रूड पर हाई वोल्टेज संग्राम, भीषण है अंजाम। मुश्तबा का अल्टीमेटम, ट्रंप होंगे अब बेदम। फाइनल चेतावनी, तय है अनहोनी। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि अरब देश इजराइल के साथ हाथ मिलाएं, दूसरी तरफ ईरान इसे इस्लामिक दुनिया के साथ धोखा बता रहा है। क्या ये शांति का समझौता है जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड्स कह रहे हैं, या ईरान को घेरने की अमेरिकी इजरायली नीति? क्या खाड़ी देशों और इजराइल की बढ़ती दोस्ती से तेहरान बौखला गया है? क्या फिलिस्तीन के नाम पर ईरान अपनी राजनीतिक दुकान चला रहा है? क्या अब मिडिल ईस्ट दो हिस्सों में बंट चुका है? एक तरफ अमेरिका इजराइल गठबंधन और दूसरी तरफ ईरान है। ट्रंप खुलकर कह रहे हैं इजराइल को मान्यता दो, यूरेनियम छोड़ो। ईरान जवाब दे रहा है दबाव में नहीं झुकेंगे। तो क्या अब्राहम अकॉर्ड्स शांति का रास्ता है या आने वाले बड़े युद्ध की पटकथा? और बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी हमले का ईरान अब भीषण जवाब देने जा रहा है? क्या गल्फ देशों में अब और बड़ी तबाही आने वाली है? और क्या अमेरिकी हमले का गुस्सा अब ईरान यूएई पर उतारने जा रहा है? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब को सुनिए, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स पर मिडिल ईस्ट के देशों से वो अपील क्या कर रहे हैं? Our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain, they've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. तो चलिए, आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। अब जरा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस ताजा सिनेरियो को लेकर, वो भी सुन लीजिए। हॉर्मुज़ में ईरानियन सेना के ऊपर कुछ हमले हुए हैं, जिसको अमेरिकन ने सेल्फ डिफेंस बोला है। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पे भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। उसने इजरायली पोर्ट्स पे भी काफ़ी बमबारी करी है। और ईरानी सेना ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ के ऊपर उसने एक ड्रोन मार गिराया है। दिस थिंग, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं जिसका शुरू से ही शक था कि ये सारा नेगोशिएशन, ये सारा जो हो रहा था, ये एक किस्म का आप ड्रामा समझ सकते हैं। ये वक्त गेन किया जा रहा था, जब अभी वो रीआर्म हो गए हैं। अभी ये ईरान को और वक्त नहीं देना चाहते, बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई कॉमनैलिटी नहीं है दोनों की डिमांड्स के अंदर। ना जो ईरान बोल रहा है उसका कुछ भी अंश अमेरिका इजराइल को संबंधित है, और दूसरा जो इजराइल अमेरिका बोल रहे हैं वो ईरान को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री कार्रवाई है वो ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए और उसको इस बात की चेतावनी देने के लिए कि यदि वो डील्स के लिए तैयार नहीं होता है तो और भी बड़ी कार्रवाई संभव है और युद्ध फिर से छिड़ सकता है। इस तरीके की मैसेज को देने के लिए अमेरिका ने एक्शन लिया है। ऐसे ही रिपोर्ट्स हैं कि ईरान भी अब इसके रिटेलिएशन में उसने कुछ कार्रवाई की है। तो ये जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में चूँकि अविश्वास की गहरी खाई है, जो कि इतनी आसानी से वो पटने नहीं जा रही है। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुने, जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्या होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमला सीज फायर तोड़ने की एक शुरुआत भर है, और क्या इसके बाद हमले तेज हो जाएंगे? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ट्रंप का यूरेनियम सौंपने का बयान क्या नई जंग का अल्टीमेटम है, क्योंकि ईरान तो तैयार ही नहीं है? सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे हम पैनल के जरिए उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या ईरान अब सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा? सवाल नंबर 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या अमेरिका सेल्फ डिफेंस के नाम पर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, जिसके बारे में जानना भी बाकी है?
सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर चर्चा होगी पैनल से, इजराइल और अमेरिका की रणनीति क्या अब पूरी तरह एक जैसी हो चुकी है? क्या दोनों एक तरह से सोच रहे हैं और यह रिटेलिएशन ईरान को महंगा पड़ने जा रहा है? दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पूरा कंटेंट समझिए, पूरा विश्लेषण, और उससे पहले एक तस्वीर आई दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। ये ताजा तस्वीरें हैं। इजराइल ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं लेबनान में, और ये हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है उनके हेडक्वार्टर बताए जा रहे हैं। ये थर्मल इमेजिंग के जरिए जो तस्वीरें हमें मिली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में धुआंधार हमले किए हैं। 80 से ज्यादा बम और रॉकेट्स इजरायली सेना ने, एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, लेबनान के अलग अलग ठिकानों में बरसाए हैं। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान को मार रहा है और इधर देखिए वहां पर लेबनान में, इसके अलावा फिलिस्तीन गाजा में भी इजरायली एयरफोर्सेस ने एक हैवी रिटेलिएशन किया। दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक हुई है शुरू, लेकिन क्या वहां से अपडेट आ रहे हैं? जंग से जुड़े बड़े अपडेट भी आपके लिए जानना जरूरी है। कल बीती रात भारत के समय अनुसार करीब 2-2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास हमला शुरू हुआ। वॉर अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। होर्मुज स्ट्रेट के पास यूएस एयरफोर्स ने एक बड़ा हमला किया। दर्शकों, जी हां, ये बड़ा हमला है। जंग के साथ बड़े अपडेट आपको हम बता रहे हैं। वॉर अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को अमेरिकन एयरफोर्स ने निशाना बनाया होर्मुज के पास, बंदर अब्बास के पास। वॉर अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। जी हां, बंदर अब्बास पोर्ट के पास भी बड़ा हमला किया गया, क्योंकि ये ईरानी नेवी का हेडक्वार्टर है, इसलिए। वॉर अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। बंदर अब्बास पर सरफेस टू एयर मिसाइल जो साइट्स थी वहां पर अटैक हुआ है। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। जंग के साथ बड़े अपडेट आपको बता रहा हूं। वॉर अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। सेल्फ डिफेंस में यह एक्शन लिया गया है। सेंट्रल कमांड जो डिफेंस है अमेरिका का, वो ये कह रहा है। अगला अपडेट, वॉर अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी सैनिकों, वॉरशिप को बचाने के लिए ये हमले हुए हैं, ये अमेरिकन एयरफोर्स सेंटकॉम कह रहा है। वॉर अपडेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। सीज फायर के दौरान यूएस संयम बरत रहा है, सेंटकॉम ये कह रहा है। वॉर अपडेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सीज फायर के दौरान अमेरिका संयम बरत रहा है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है। ये इनका सेंट्रल कमांड है जिसने ये बात कही है। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान की भी धमकी आई है। ईरान ने भी खुलेआम धमकाया अमेरिका को। दर्शकों, अब खामनेई साहब क्या कह रहे हैं? मुश्तबा खामनेई की मैं बात कर रहा हूं, उनके बयान को देख लेते हैं। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो अब खुलकर सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका को किसी भी तरह से हम बख्शेंगे नहीं। आइए वो ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं। मुश्तबा खामनेई ने क्या बयान दिया, मुश्तबा खामनेई क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको हम बताने और समझाने जा रहे हैं। जी हां, उनके अलग अलग बयान मुश्तबा खामनेई के हैं, उसको आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका को अब धमकी दे रहा है। देखिए, मुश्तबा खामनेई ने कहा, डेथ ऑफ अमेरिका हमेशा हमारा नारा रहेगा। ये बात मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं, डरा रहे हैं अमेरिका को, धमकी दे रहे हैं। बयान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। स्थानीय शक्तियां अब यूएस ठिकानों को बचा नहीं पाएंगी, ये बात भी कह रहे हैं वो। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। मुश्तबा खामनेई बिल्कुल गुस्से में हैं और वो बार बार अमेरिका को अब धमका रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है। यूएस के पास अब मिडिल ईस्ट में कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं होगा, यानी जो भी फौजी अड्डे हैं उनको तबाह करने की धमकी दे रहे हैं मुश्तबा खामनेई, ये समझिएगा। बयान नंबर 4, यहूदी शासन का कैंसर आखिरी स्टेज में है और जल्द खत्म होगा, ये बात मुश्तबा खामनेई यानी ज्यूज को, इजराइल को वो कैंसर बता रहे हैं, आखिरी स्टेज का। दर्शकों, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा विश्लेषण लेकर हाजिर है। अमेरिका पर ईरानी जवाबी कार्रवाई हुई है। जी हां, एक्शन इंफॉर्मेशन क्या है वो भी आपको हम दिखा देते हैं, किस तरह से ईरान ने भी अमेरिका पर रिटेलिएट किया है। एक्शन नंबर 1, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का आईआरजीसी ने दावा किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कह रहे हैं कि हमने ड्रोन मारकर गिराया अमेरिका का। एक्शन नंबर 2, अमेरिका पर ईरान का जवाबी हमला, उसके इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। एक्शन नंबर 2, ईरानी हवाई इलाके में आने के बाद ड्रोन पर अटैक हुआ है। ये ड्रोन ईरानी हवाई इलाके में पहुंचा था जब वहां पर हमले शुरू हुए। एक्शन नंबर 3, जो ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ लिए गए हैं, अमेरिकी फाइटर जेट F-35 पर भी हमले का दावा आईआरजीसी कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, गॉड नोज इट, क्योंकि अभी तक सिर्फ खबरें सूत्रों के हवाले से ही पहुंची हैं। एक्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर,
होर्मुज इलाके में भी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर बड़ा हमला हुआ है दर्शकों। तो ईरान ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका भी लगातार हमले कर रहा है और इसीलिए अब जो ईरान है उसने भी अपने मिसाइलों और रॉकेट्स के मुंह खोल दिए हैं कि आइए हो जाए दो दो हाथ। तो क्या ये जंग पूरी मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेगी? अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। इजराइल का भी एक्शन जारी है दर्शकों। इधर अमेरिका मार रहा है ईरान में अलग अलग इलाकों में, उधर इजराइल ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बातचीत के जरिए प्लान्ड एक्शन था, क्योंकि मुझे यह लग रहा था कि रिटेलिएशन ज्वाइंट होगा ईरान के ऊपर, लेकिन ये दोनों देश अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं। जी हां, निशाने पर गाजा भी है। इजराइल ने क्या कुछ किया है उसकी ग्राफिक के जरिए वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। अपडेट नंबर 1, सेंट्रल गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई हुई है। निशाने पर गाजा है, यानी अभी भी वहां पर हमास के आतंकवादी हैं, जहां पर उनके इलाकों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में इजराइल लगा हुआ है। अपडेट नंबर 2, वगाजी रेफ्यूजी कैंप में बड़ा हवाई हमला हुआ है। वहां पर हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर आ रही थी। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। जी हां, इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है और ये चारों फिलिस्तीन जो दावा किया जा रहा है, ये चारों फिलिस्तीन हमास के आतंकवादी थे जिनकी मौत हुई है। जी हां, अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। गजा में फिलिस्तीन में बहुत दिनों के बाद रिटेलिएशन शुरू हुआ है और यह बहुत भीषण हुआ है। जी हां दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट से 5 बड़े अपडेट आ रहे हैं। पिछले 72 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो भी आपके लिए जानना जरूरी। वर्ल्ड अपडेट लेकर आए हैं दर्शकों आपके लिए कि पिछले 72 घंटों में मिडिल ईस्ट में, गल्फ में क्या कुछ चल रहा है। ये ग्राफिक्स आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ताकि आपको ये अंदाजा, ये इम्कान हो जाए कि आखिर क्या हो रहा है वहां पे। वर्ल्ड अपडेट नंबर 1, ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं होगी। ये बड़ा बयान अमेरिका का आया है। ट्रंप साहब ने कहा कि ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि ओबामा की तरह आपके साथ दोस्ती गांठी जाएगी। वर्ल्ड अपडेट नंबर 2, ईरान की दोहा वार्ता में होर्मुज और यूरेनियम मुद्दा सबसे अहम होगा, यह ईरान की ओर से कहा गया है। वर्ल्ड अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ? अमेरिका ईरान में समझौते पर दस्तखत नहीं हुए हैं। बातचीत चल रही थी, कागजी बातचीत के बाद अमेरिका ने वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है, हमले शुरू कर दिए। वर्ल्ड अपडेट नंबर 4, सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन खबर यह भी आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि मुश्तबा खामनेई तैयार हो गए हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। वर्ल्ड अपडेट नंबर 5, ईरान की हिजबुल्लाह को फिर से समर्थन देने के बाद ईरान में पेजेश्कियन ने यह कह दिया है कि भैया हम तो हिजबुल्लाह को समर्थन देंगे और शायद इसीलिए ईरान ने वहां रिटेलिएशन शुरू कर दिया। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, अब जरा वहां के टेक्सचुअल अपडेट देख लीजिए कि वहां क्या कुछ हो रहा है। जी हां, वहां भी एक्शन लगातार चल रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल हमले हो रहे हैं। एक्शन नंबर 1, हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमले किए हैं। बहुत बड़ा हमला था ये। एक्शन नंबर 2 जो इजराइल ने लिया है, सीमाई इलाकों में स्कूल बंद हो गए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है, वहां पर भगदड़ मची हुई है, डर और खौफ का माहौल है लेबनान में, क्योंकि इजराइल फिर लौट आया है। जी हां, कहने को तो 40 दिन का सीज फायर था। एक्शन नंबर 3, हमले में 85 बम और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। यह अपडेट हमें मिल रहा है कि यह बहुत एक मैसिव एयर स्ट्राइक थी जिसमें 100 के आसपास बम और रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ है। एक्शन नंबर 4, टायर और बेका घाटी में भारी बमबारी हुई है। टायर और बेका घाटी वही घाटी है जहां पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों के होने की सबसे ज्यादा इंटेल और इनपुट्स इजराइल को मिल रहे थे। एक्शन नंबर 5, हिजबुल्लाह के 10 कमांड सेंटर और हथियार गोदामों पर बड़ा हमला इजराइल ने किया है। यानी हालत अभी भी ठीक नहीं है, सीज फायर सिर्फ नाम का है दर्शकों। लेकिन जिस अब्राहम अकॉर्ड्स की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे कुछ देर पहले, उनका एक बयान मैंने आपको सुनाया था। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है जरा जान तो लीजिए कि कैसे अब्राहम अकॉर्ड के जाल में फंसाने की कोशिश में अमेरिका मिडिल ईस्ट को लगा हुआ है, लेकिन एक तरह से फायदा ही है, उस खित्ते में शांति आ जाएगी। ग्राफिक्स पर आते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, जानकारी आपको दे देता हूं, आपको बता देता हूं, समझा देता हूं क्यों अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बार बार ट्रंप बात कर रहे हैं। जानकारी नंबर 1, मिडिल ईस्ट में शांति रिश्ते सुधारने का एक समझौता है जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। जी हां दर्शकों, जानकारी नंबर 2 आपको मैं बता दूं इसके बारे में। 2020 में अमेरिका की पहल पर इसे शुरू किया गया एक अमेरिकी इनिशिएटिव आप इसे कह सकते हैं, हालांकि इजराइल पुरजोर तरीके से इसके लिए तैयार नहीं था एक वक्त में। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, मकसद इजराइल अरब देशों के बीच दुश्मनी कम करना, उनके रिश्ते बेहतर करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड की बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं। जानकारी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक
और व्यापारिक यानी कारोबारी सुरक्षा संबंध मजबूत करने पर जोर अब्राहम अकॉर्ड्स में दिया गया, यानी मिडिल ईस्ट के साथ इजराइल की पक्की दोस्ती का इंतजाम अब्राहम अकॉर्ड्स में है। जानकारी नंबर 5 दर्शकों आपको बता रहे हैं, शुरुआत में इजराइल यूएई के रिश्ते सामान्य हुए और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के मुल्क भी इसका हिस्सा हुए। जानकारी 6 आपको बताएगी कि बाद में बहरीन, मोरक्को, सूडान इसका हिस्सा बने, यानी इसका दायरा बढ़ने लगा। जानकारी नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था। इससे पहले भी जब जो बाइडेन साहब सत्ता में थे तब भी लगातार वो अब्राहम अकॉर्ड्स पर बात कर रहे थे। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ईरान को अब्राहम अकॉर्ड से दिक्कत क्यों है? दर्शकों, अगर अब्राहम अकॉर्ड से सब कुछ अच्छा हो रहा है, दोस्ती हो जाएगी, शांति हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, इजराइल के जो दुश्मनी है मुस्लिम कंट्रीज के साथ वो खत्म हो जाएगी, तो ईरान को दिक्कत क्यों हो रही है? आइए आपको बताते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स क्यों ईरान को गले की हड्डी लग रहा है। जी हां, दिक्कत नंबर 1, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूत करने, ईरान को घेरने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स बनाया गया। यह बात लगती है ईरान को कि यह घेरने की एक बंदोबस्ती है उनके लिए। दिक्कत नंबर 2, डील के जरिए कई अरब देश इजराइल के साथ खुलकर दोस्ती कर रहे हैं। यह बात भी ईरान को अच्छी नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि हमारे पड़ोसियों की दोस्ती इजराइल के साथ अच्छी हो जाएगी तो खतरा हमें हो जाएगा। दिक्कत नंबर 3 जो इजराइल को है, तेहरान मानता है कि इससे क्षेत्र में इजराइल की सैन्य खुफिया मौजूदगी बढ़ेगी, यानी ईरान को लगता है कि खुफिया मौजूदगी, सैन्य मौजूदगी बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। दिक्कत नंबर 4, ईरान खुद को फिलिस्तीन मुद्दे का बड़ा समर्थक बताता आया है और उसको यह भी दिक्कत है, जो दिक्कत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, अब्राहम अकॉर्ड्स फिलिस्तीनियों के साथ एक बड़ा धोखा है, यह ईरान को लगता है। जी हां, दिक्कत नंबर 6 जो ईरान को परेशान करती है सबसे ज्यादा, वो क्या है? वो है बिना फिलिस्तीन राज्य बने ही अरब देशों ने इजराइल से रिश्ते सामान्य कर लिए। यह बात उसे पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए ईरान को दिक्कतें हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, पाक को भी अब्राहम अकॉर्ड से परहेज है। अब पाकिस्तान को परहेज हो ना हो ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन चलिए बता ही देते हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड से दिक्कत क्यों है। बयान नंबर 1, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बहुत अहम बयान आया है। ख्वाजा साहब कहते हैं पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। ये रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, ट्रंप की बात टालने की हैसियत है इनकी, फिर भी इनके बयान को जान लीजिए। बयान नंबर 2, ऐसे किसी समझौते का समर्थन नहीं करते जो पाकिस्तान की मूल विचारधारा से टकराता है। क्या पाकिस्तान की भी कोई मूल विचारधारा है? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। बयान नंबर 3 जो ख्वाजा साहब ने कही है, इस मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख बिल्कुल साफ है और वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के कहने पर क्या पाकिस्तान की इतनी कुव्वत है कि अब्राहम अकॉर्ड में वो शामिल ना हो? चलिए, एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर चर्चा, इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर। जैन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला। श्रुतिदास गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाई देंगी कुछ ही वक्त में, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा आपको रवि करकरा साहब दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ईरान से भी हमारे साथ खास मेहमान है वसीम रेजा साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरविंद सिंह तेजावत साहब भी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, विदेशी मामलों के जानकार है अरविंद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तेजावत साहब। सबसे पहले चूंकि ईरान में इस समय हालत क्या है वो जानना भी जरूरी है। रिजा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी फिलहाल वहां क्या स्थितियां हैं ईरान में? जी, ईरान बिल्कुल पहले ही जैसे पहले दिन से था, यहाँ के हालात बिल्कुल मामूल पर है। हत्ता कि जिन दिनों जंग हो रही थी, जिन दिनों अमेरिका यहाँ पर एक गैर कानूनी तरीके से हमले कर रहा था, यहाँ के स्कूल्स को, यहाँ के हॉस्पिटल्स को, यहाँ के यूनिवर्सिटीज को निशाना बना रहा था और यहाँ की टॉप लीडरशिप को शहीद किया, उस टाइम भी ईरान के लोग बिल्कुल मैदान में थे, सड़कों पर थे, दिन को वो अपना कारोबार करते थे। और ये था कि जो यहाँ पर बस सर्विस थी वो फ्री की गई थी, यानी लोग मामूली के तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ के मॉल्स बिल्कुल सारे नॉर्मल तरीके से चल रहे थे और लोग दिन भर काम करते थे और रात को सड़कों पर अपने मुल्क के दिफा के लिए अमरीकी और इस्राएली नाजायज हमलों के खिलाफ सड़कों पर आते थे।
तब से यह सिलसिला जारी है। अगरचे फिर सीज फायर भी रहा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की लीडरशिप ने, यहाँ की जो है क़यादत ने, और लोगों को भी ये पता है कि क्योंकि अमेरिका की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्होंने ये कहा था कि अभी तो जंग रुकी है, न कि खत्म हुई है। यानी जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि जंग फिलहाल रुकी है। लिहाजा ईद की तैयारियां हैं, यहाँ पर लोगों की का रश है, लोग ईद की तैयारियों में लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे यहाँ पर जिंदगी मामूल तरीके से चलती थी, वैसे ही चलती ठीक है है। रेजा साहब, अब मेरा सवाल, चलिए आपकी खैर ख्वाह मैंने ले ली, मेरा फर्ज भी है। अब मुझे ये बताइए कि अब अमेरिका ने आप पे रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। बंदर अब्बास और मुस्ट्रेट इलाके में कुछ हमले हुए हैं, आपकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि आपने उनके ड्रोन मार गिराए, F-35 भी आपने हिट किया है, ये खबरें आ रही हैं। बड़ा मसला ये है रेजा साहब कि अब तो जो कागजी सीज फायर चल रहा था वो भी खत्म है, अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम कह रहा है कि ये एक सेफ्टी मेजर्स के तहत हमले किए गए, और उधर आपके जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, हमस, वहां पर रिटेलिएशन इजराइल ने बहुत भयंकर तरीके से कर दिया है। तो अब क्या जंग तय समझें, या अभी भी आपको लग रहा है बातचीत का रास्ता, थोड़ा सा चैन अमन का रास्ता निकल सकता है? वसीम साहब देखिए, पहले इस बात को समझने की जरूरत है, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफ है, लड़ाई है, ये कोई 10 दिन, 2 महीने, 2 साल की नहीं है, बल्कि जब इनकलाब इस्लामी यानी जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में कामयाब हुआ और यहाँ पर एक हुकूमत बनी लोगों की हिमायत के जरिए से, ईरान ने तब से ही अमेरिका की पॉलिसीज की मुखालफत की, क्योंकि अमेरिका की हमेशा ये सियासत रही है दूसरे ममालिक में मुदाखलत करना, दूसरे ममालिक को डिक्टेशन करना, दूसरे ममालिक को यह कहना कि कौन वहां पर हाकिम बने, कौन वहां पर जो है हुकूमत चलाए। हमेशा उनका यही रोल रहा है, यानी डिवाइड करो लोगों को और हुकूमत करो। लिहाजा ईरान तब से ही इस फिक्र में भी था और उनको पता थी कि अमेरिका कभी ना कभी हमला करेगा। लिहाजा अमेरिका ने कई बार यहाँ पर गैर मुस्तकीम तरीके से हमले किए। कभी कभार इन्होंने जो है ISIS और अलकायदा इनको फंडिंग की ताकि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। ईरान के इर्द गिर्द सीरिया में, इराक में, यहाँ पर ISIS उनकी परवरिश की गई, उनको हिमायत की गई, ताकि ईरान जो एक बड़ा मुल्क है, जोग्राफिकली भी ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इनको कैसे डिवाइड किया जाए, इस ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। लिहाजा फाइनली फिर ये बात हुई कि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स गुजरे उन्होंने भी यही कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर जिनको शहीद किया गया आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब, उनका फतवा था कि न्यूक्लियर बनाना हराम है, यानी कैटेगोरिकली। अभी आप मीडिया में भी देख सकते हैं, यानी गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि उनको कैटेगोरिकली एक फतवा था। वो एक सियासी शख्सियत, एक सुप्रीम लीडर होने के अलावा दुनिया में उनको एक मजहबी रहनुमा माना जाता था। इसी वजह से उनकी जो बात है लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि उनकी बात में सदाकत है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ईरान को जो है न्यूक्लियर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान के ऊपर जो इलीगल सैंक्शंस थी, ईरान ने उन सैंक्शंस को तोड़कर आजादाना तरीके से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ईरान ने तरक्की के मैदान में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि कभी ईरान के अंदर जो इन्होंने दंगे करने की कोशिश की, फिर लास्ट टाइम उन्होंने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया और यहाँ की सुप्रीम लीडर को शहीद किया। उसके बाद जंग चलती रही और डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट था, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर। और उस टाइम भी ईरान ने पूरी दुनिया को, क्योंकि ईरान भी डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलती है, ईरान दुनिया को यह समझाना चाहता था कि अमेरिका की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा ईरान ने उस टाइम भी बातचीत चल रही थी, ओमान में बातचीत हो रही थी। वसीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी हाँ, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे विद मी। रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रवि, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो, एक हफ्ते पहले, कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन ये बहुत कंट्रोल्ड हमला होगा और बहुत कैलकुलेटिव हमला होगा। और अरविंद सर भी हैं, वो भी ये बात कह रहे थे कि हमला होगा, लेकिन फुल फ्लेज वॉर के लिए नहीं जाएंगे। अब तो हमला शुरू हो गया और मुझे लग रहा है कि अमेरिका यहां से, रवि सर, और हमले और स्ट्रॉन्ग हमले करेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये इजी रिटेलिएशन है।
क्योंकि वहां पर देखिए इजराइल हमास को मार रहा है, लेबनान में और गजा में हमले शुरू हो गए एक साथ, और टाइमिंग बिल्कुल सेम थी दोनों की। यहां अमेरिका ने जिस वक्त रात को शुरू किया इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक उसी टाइम लेबनान में और फिलिस्तीन में गाजा साइड में भी हमले वहां पर शुरू हो गए। यहां से आप कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ हल्का झटका देते रहेंगे फिर बैक कर लेंगे, ये फुल फ्लेज इन्वेजन हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, बहुत ही अमित, आप हमेशा बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं थैंक यू और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना एक ट्वीट मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप में कि मैंने 11 दिसंबर 2024 को बोला था कि, और ये ट्रम्प ने तब तक स्वेरिंग भी नहीं की थी, मैंने बोला था कि अब जो है ये अब्राहम अकॉर्ड पे काफी ज्यादा पुश करेंगे। तो पहला तो आपका जवाब मैं दे दूं कि ये जो मिस कैलकुलेशन जो इसराइल और यूएस से जो इस वॉर को ड्रैग कर रहा है, ये इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो बड़ा क्लियर है, मैंने किसी को कल जवाब में एक्स में ट्वीट में बोला था कि ये बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ अब्राहम अकॉर्ड है। क्योंकि किसी भी तरीके से जो जीसीसी कंट्रीज के साथ हुआ है, मैं पाकिस्तान को खैर आज की डेट में नेशन भी नहीं मानता, पर पाकिस्तान फॉर मी इज ऑलमोस्ट नो एंटिटी। पर ये जो बाकी जो स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं जो थोड़ा बेंड भी कर रहे थे यूएई के सिवाय, वो लोग अब दोबारा रीथिंक करेंगे और उनको प्रेशराइज करना और एक तरीके से बुली करना, ये ट्रम्प की मिसफायर हो ही जा रहे हैं एक के बाद एक। और जो इनने अभी जो दोबारा जो प्रेशर डाला है बाय ये आपने बताया लेबनान में, और ये साउथ ईरान में जो अटैक हुआ है, और ईद से एक दिन पहले ये जो है, ये देखिए, ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ऐसी चीजें बोलता नहीं है, और ये सबको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और मुझे लगता है कि ये अपनी ग्रीड में, पावर की ग्रीड में जो है इसराइल और यूएसए के जो लीडरशिप है, अब ये एक के बाद मिस किए जा रहे हैं गलती, इनको इतना ड्रैग नहीं करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आई डोंट नो, बिकॉज ये एक अनचार्टेड एंड ऑनरेबल मेजर जनरल सर जो है वो बताएंगे इसकी आर्मी एंड पॉलिटिकल पीस। पर मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिक्स परस्पेक्टिव से इट इज रियली, वो मैंने कल भी शायद एक ट्वीट डाला था कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूएस की जो प्रेजेंस है जीसीसी में, वो जो है, कल भी मैंने आपके पैनल में एक आपकी कोलीग के साथ बोला था कि ये ईरान की सबसे बड़ी जो जीत है वो है दी बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पेट्रोल ऑर्डर सिस्टम। तो बहुत ज्यादा इसमें लेयर्स है, जियो पॉलिटिक्स लेयर है, डिफेंस लेयर है, फाइनेंशियल लेयर है। और इसमें ट्रम्प ने जो ये किया है रात को, आई थिंक इट वाज अनकॉल्ड फॉर। इसमें और पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दें कि वो अब्राहम अकॉर्ड कर भी सकता है, उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं अमेरिका और पाकिस्तान। तो मुझे तो यही लगता है कि दिस इज होपफुली दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस अटैक। दैट्स माय टेक ऑन इट। थैंक यू। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास और उसके पास मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा उनका भी व्यू लेने के लिए। जनरल साहब, अभी जो खबर आ रही है, मुझे नहीं पता शायद आपके पास अपडेट है कि नहीं, 3 बड़े धमाके हुए हैं बंदर अब्बास के साउदर्न पार्ट में, जो ईरान का सदर्न पार्ट है सर, वहां पर बंदर अब्बास अभी इस वक्त की ब्रेकिंग है, वहां पर 3-4 बड़े धमाके हुए एंड इट्स मैसिव। जनरल साहब, बिल्कुल ये मेरे को खबर है इसकी, और बंदर अब्बास में धमाके हुए। और जो बात हम कर रहे थे, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका को यहां से जब तक एक जाने का एक रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक अमेरिका यहां से जाने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। अब आपको देखिए, जब बातचीत करने की बात होती है या किसी भी टेंशन को डिफ्यूज करने की बात होती है, तो आपको अपने जो आपके विचार हैं उसमें लचीलापन लाना बहुत आवश्यक है। अगर दोनों के दोनों एक एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ करके बैठे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर किसी प्रकार का सॉल्यूशन निकल करके आने वाला है। जहां तक सवाल वेस्ट एशिया में अमेरिका के प्रभुत्व का है, मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका इतनी आसानी से यहां से निकल करके जाएगा। क्योंकि अगर उसको यहां से निकल करके जाना पड़ा, तो ये बात आप मान लीजिए कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी होगी। और उनको जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी आज की तारीख में पेट्रो डॉलर्स पे, और जिस प्रकार से उनको वेस्ट एशिया में उनका कंट्रोल है, उससे आती है, वो मुझे लगता है वो बहुत जबरदस्त उनको नुकसान उससे होने वाला है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि वो यहां से आसानी से इसको छोड़ करके जाने वाले नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि आप इसको किस प्रकार से इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। जैसा, क्योंकि आप देखिए लगातार डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ज्यूज को रहने का हक नहीं है,
किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, किसी को मैप मानचित्र पे होने का हक नहीं है। इस प्रकार की जो जो सोच है उससे भी कोई रिजल्ट निकल करके आता हुआ नजर नहीं आ रहा है मेरे को। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक इजराइल का सवाल है, वो अपना काम लगातार करते चले जा रहा है, सही गलत ये अलग बात है। और जहां तक सवाल ईरान का है, उन्होंने भी एक एक्सट्रीम स्टैंड पकड़ के रखा हुआ है। देखिए, कितना भी आप एक्सट्रीम स्टैंड पकड़ लें, नुकसान अगर आपको हो रहा है आर्थिक रूप से, मैं मानता हूं ईद की तैयारियां हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, लेकिन ये बात आप कोई गलत जिसको झुटला नहीं सकता कि पिछले 47 वर्षों में किस प्रकार से ईरान की इकोनॉमी के ऊपर असर हुआ है। आप देखें, इन्फ्लेशन 68% है आज की तारीख में। $1 18 लाख रियाल में $1 आ रहा है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता होती है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें। और मेरा ये मानना है कि किसी प्रकार से इस चीज को एस्केलेट होने से रोकना पड़ेगा, वरना ये इट विल कॉज ए डिजास्टर। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग अगर ये यहाँ पर हालात सुधरे नहीं तो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के डायरेक्शन में ये दुनिया चल रही है। और इसके लिए कोई भी जिम्मेवार हो, आप हाई हेडेड होकर के कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो ट्रंप हो या मुस्तफा खामनेई हो। राइट सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। अब तेजौत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे दो सवाल आपसे। पहला तो ये कि ईरान पर जो रिटेलिएशन हुई है, ये गुस्सा क्या अब यूएई पे उतरने जा रहा है? तेजौत साहब, पहला सवाल। दूसरा कि जो रिटेलिएशन शुरू हुआ है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह का देश, जिस तरह का मुल्क है, हम और आप जानते हैं, ये हमले शुरू हुए हैं सर, और मुझे लगता है कि ये हमले भी कुछ दिन और जारी रहने वाले हैं। आप कितना ज़्यादा एस्केलेशन देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में इस फ्रेश अटैक के बाद? अमित साहब, एक बात तो साफ है, जैसा कि जो खामनेई साहब हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब जो मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो अमेरिका को एक तरीके की सील्ड देना बंद करें। मतलब वो अब बचाव ना करें, जो उनके अड्डे हैं उनको निस्तनाबूद किए जाएंगे। ये बात अलग है कि जैसा कि मुस्तफा खामनेई साहब का स्टाइल है, वो कभी सामने नहीं आते हैं, ज्यादातर लिखित बयान ही देते हैं, और ये बयान भी लिखित ही है। तो उन्होंने एक बार साफ कहा है कि अब उनको अमेरिका की जो छतरी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी से साफ है कि अब ईरान बहुत ही तेजी से हमला करेगा, खासकर आसपास के जहाँ पे अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पे। अमेरिका एक बार बम्बार्डमेंट करके रुक जाएगा, और अमेरिका लगातार, जैसा कि हमने अक्सर चर्चा की है अमित साहब, की वहां दहशत का माहौल बनाए रखेगा। इससे ईरान को बहुत नुकसान है, उसकी इकोनॉमी वगैरह काफी ठप सी हो गई है, हमें पता है इस बात को। बाहर क्योंकि आवाजाही नहीं है तो सामान नहीं आ पा रहा है, और तेल जा भी नहीं पा रहा है, और अगर तेल नहीं जा पाएगा तो ईरान के लिए और ज्यादा खतरनाक हालात होंगे। तो यह सब चीजें ईरान में हो रही है, और अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका बिल्कुल कभी भी यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करेगा, और लगातार वो हमले करते रहेगा। फिर वापस शांति की बात होगी, लगातार फिर हमले होंगे। और अब्राहम अकॉर्ड कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। अगर हम भारत के व्यू पॉइंट से देखें तो यहाँ से शांति लाने का तरीका है। वो कह क्या रहे हैं, एम्बेसी बनाए ताकि कम से कम डायलॉग शुरू हो, बातचीत शुरू हो, कम्युनिकेशन शुरू हो, कम्युनिकेशन शुरू हो। बिल्कुल पाकिस्तान कभी नहीं करेगा उस पे। कारण ये है कि पाकिस्तान के तो पासपोर्ट में ही लिखा हुआ है कि वो इजराइल को मानता ही नहीं है, ऐसा कोई देश है। तो ऐसे में तो पाकिस्तान का तो मुश्किल ही है कि वो कहीं पे, नहीं तो घरेलू हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे। तेजौत और जो फौजी साहब, हुकूमत है, इतनी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है, अपनी आवाम से तो पंगा ले सकता है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका से पंगा कैसे लेगा? बिल्कुल, बात तो सही है, क्योंकि आप जब कह रहे थे तब भी मैं मुस्कुरा रहा था, और ये बात सच है। पर ये दरअसल आसिफ मुनीर जैसे लोग हैं, वो आपको पता है ट्रम्प के करीबी लोग आसिफ मुनीर ज्यादा हैं, वहां के पीएम को इतना वो भाव नहीं देते हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर कोई फौजी हुकूमत होती है तो वो अमेरिका के माफिक होती है, और ये फौजी हुकूमत ऐसा काम कर सकती है जैसा कि परवेज मुशर्रफ उनके जमाने में किया गया था। अमेरिका ने जैसा कहा, अपने मुल्क के खिलाफ जाके उन्होंने एक एक वही चीज की जैसा यूनाइटेड स्टेट चाहता था। और अगर वहां पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो मुझे लगता नहीं है कि वो, पॉपुलर गवर्नमेंट तो होती ही है, पर वो एक तरीके की मुखौटा टाइप की होती है। अगर कोई मजबूत पॉपुलर गवर्नमेंट है तो मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ जाएगी। भारत चाहता है कि हाँ, अब्राहम अकॉर्ड बहुत अच्छी चीज है, वो शिमला समझौते से हम इसकी तुलना करते हैं, और अगर वहां पे शांति हो तो बहुत अच्छा है, डायलॉग होना चाहिए। और
ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो समृद्धि की ओर बढ़े। हम इससे ज्यादा क्या चाहते हैं अमित साहब? ऑल राइट। इससे पहले कि जनरल साहब के पास जाऊं, वसीम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ईरान में सब ठीक चल रहा है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, आपकी करेंसी की हालत ख़राब है, पब्लिक के अंदर थोड़ा संतोष है। ये तस्वीरें आती हैं कि बच्चों को AK-47 दे दी जा रही है, महिलाएं बंदूक चलाना सीख रही हैं। वसीम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि दो मुल्कों की जंग सेना लड़े, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़े, जनता को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं ईरान के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो क्यों पब्लिक को इन्वॉल्व करें इस लड़ाई में? देखिए, जनता को जंग के लिए इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ जब भी ईरान के ऊपर अमेरिका या इसराइल ने हमले किए, तो यहाँ और अमेरिका का हमेशा ये था कि वो कहते थे कि हम यहाँ पर रिजीम चेंज करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग जो है अपनी हुकूमत से नाराज है, अपनी लीडरशिप से नाराज है। और जब उन्होंने सुप्रीम लीडर और यहाँ की टॉप लीडरशिप को शहीद किया, उनको मारा, और यहाँ के मीनाब स्कूल और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया, तो यहाँ की आर्मी ने तो जवाब दिया अपनी सतह पे, लेकिन लोग सड़कों पर निकले, क्योंकि लोगों ने कहा, क्योंकि अमेरिका का ये था, उन्होंने कहा था पहले अनकंडीशनल सरेंडर, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर ईरान का काम तमाम कर देंगे, और उसके बाद यह था कि ये थे कि वो जो थे पहलवी थे उनकी हिमायत की थी। और उससे पहले भी जो 12 दिनों की जंग के बाद भी, या 12 दिनों के जंग के पहले भी जो यहाँ पर, उसके बाद वो फरवरी से पहले भी जो फसादात हुए थे, बाज़ाब्ता तौर उन्होंने अंदरूनी जो यहाँ पर थे दंगा कराने की कोशिश की, आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई किया था। उसके बाद लोगों को जब ये बात समझ आई कि देखिए लोगों के यहाँ पर शायद हर मुल्क में ऐसा होता है कि लोगों की लीगल डिमांड्स होती है, और गवर्नमेंट का काम होता है, सिस्टम का काम होता है कि उनको एड्रेस करे। जब यहाँ पर पिछली दफा, अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब यहाँ पर ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो पीसफुल तरीके से तेहरान में, बाकी जगहों पे प्रोटेस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि हुकूमत से कि हमारे जो इक्तिसादी जो इकोनॉमिकल इश्यूज है उनको एड्रेस करे। तो हुकूमत ने भी कहा था कि कोई बात नहीं, बात सुनी जाएगी, कमिटीज इसके हवाले से तश्कील दी जाएगी। लेकिन उस दौरान ही अमेरिका ने यहाँ पर अंदरूनी ईरान में जो दंगे कराने की कोशिश की, और वही प्रोटेस्ट फिर वायलेंस उन्होंने इख्तियार की। उसके बाद जब लोगों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के लोगों को पता चला कि नहीं अमेरिका यहाँ पर क्या चाहता है, तो लोग निकले अपने मुल्क के दिफा में। उन्होंने कहा कि हमारे अपने मुल्क से, अपनी लीडरशिप से इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका की बात आएगी हम एक है। लिहाजा 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ, तो लोग थे कि जो सड़कों पर निकले, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि लोग तैयार हो जाएं, लोग निकले, लेकिन लोगों ने यहां पर दिखाया कि नहीं, हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। अमेरिका ने कहा था कि रिजीम चेंज का स्लोगन दिया था, यहां पे तो उन्होंने तो आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद किया, लेकिन वो तो उनके नाम को भी यहां से खत्म नहीं कर सके। क्यों? उनके जगह आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब रहे, और हर घर में अभी आप देखेंगे, हर जवान, हर बच्चे के हाथ में मुज्तबा खामनाई साहब की फोटोग्राफ रहती है। लोग यहाँ पर अपने मुल्क के साथ है, वो कहते हैं कि हमारे मुश्किलात होंगे अपने मुल्क में, लेकिन है कि हम अमेरिका को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के अंदर डिक्टेशन को करे, वो हमारी सरजमीन को देखे, वो हमारे यहाँ डिवाइड करे। लोग बिल्कुल उस चीज के खिलाफ है। लिहाजा वही चीज थी कि जंग के बाद आर्मी जो यहाँ पर भी है, वो जो है जंग लड़ रही थी अपनी तरीके से, लोग सड़कों पर निकलते थे पीसफुल तरीके से, वो कहते थे कि हम आपके साथ हैं। यानी इस जंग में लोग यहाँ के लोग अपनी मुल्क की आर्मी के पीछे खड़े थे। और आपने देखा कि अमेरिका जिन अहदाफ, जिस एजेंडा को लेकर मैदान में उतरा था, एक भी एजेंडा उसके हाथ नहीं आ सके, एक भी एजेंडा वो हासिल नहीं कर सका, बल्कि हुआ यूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका की रुसवाई हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी बातों पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? सुबह उनका ट्वीट आता है अनकंडीशनल सरेंडर, शाम को उनका ट्वीट आता है कि पीस प्रोसेस का, दूसरे दिन कहते हैं कि हमें डील करनी है, फिर कहते हैं कि मैं हूं कि फकत मिडिल ईस्ट में जो पीस बना सकता हूं। लिहाजा वो सारी चीजें अब दुनिया को भी समझ आए, अब अमेरिका इस जंग में बुरी तरीके से फंसा है।
क्योंकि ठीक है। जो दुनिया में खुद वसीम को साहब मुझे बताइए, अभी जो सुपर होर्मुज पावर के स्ट्रेट तरीके में से वसीम कहता साहब था, बकौल एक शायर ने कहा है कि बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब वो इज्जत तरीके से यहाँ से निकलना नहीं, चाहता ट्रम्प है और साहब कहता है बेआबरू कि नहीं अब होते हैं, ही इज यूरेनियम को यूज्ड टू नहीं ऑफ रख बीइंग सकते। बेआबरू। ट्रम्प साहब को आदत है बेआबरू होकर निकलने की, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, इज अ मैन ऑफ स्टील, वो अलग तरह से बने हुए हैं। वसीम साहब बस एक आखिरी सवाल मैं आप चाहूंगा कि आप 20 सेकंड में जवाब दें, फिर मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा। अभी जो ताजा हमले वसीम साहब वहां पर हुए हैं होर्मुज स्ट्रेट और बंदर अब्बास में जो हुए हैं, फिलहाल कितना नुकसान हुआ है? और आप लोगों ने एक F-35 मारने की बात भी कही है कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिरा है, ये कितनी सच्चाई इसमें है? जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे भी मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि कल रात को भी कुछ जगह पे हमले हुए थे और आज भी बंदर अब्बास या हुर्मुज के करीब हुए थे। और यहाँ की आर्मी ने अभी जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था हमने US MQ-9 को अभी यहाँ पे गिराया है। रिपर और ड्रोन क्या कहते हैं MQ-9 उसे, ओके। बिल्कुल हमला तो हुआ है क्योंकि, और यहाँ पे मैं ये बताऊं कि यहाँ की हुकूमत को भी और लोगों को भी पता थी कि ये पीस प्रोसेस जो है ट्रंप वक्त लफी करना चाहता है, और ईरान भी पूरी तरीके से तैयार जनरल है। साहब, जो वसीम अमेरिका भाई, की ठीक है। हालत पिछले 30 दिनों के दौरान हुई, उससे बदतर हालत ईरान पॉइंट अब टेकन वसीम अमेरिका भाई, की पॉइंट करेगा। टेकन। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल साहब अभी तेजावत साहब भी मेरे साथ हैं, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे एक दिन डिबेट में। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मरीन कमांडोज वहां 5, 5,500, 6,000 हैं, क्या ग्राउंड ऑपरेशंस के चांसेस आपको लग रहे हैं अभी वहां? देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन करने की आपको जरूरत क्या है? ग्राउंड ऑपरेशन करने की जरूरत तब होती है जब आप वहां जाकर के कोई ग्राउंड को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। अब मकसद अमेरिका का कहीं से भी किसी भी ग्राउंड को ऑक्यूपाई करने का न्यूक्लियर मकसद नहीं। साइट्स, जनरल साहब न्यूक्लियर साइट्स, तो न्यूक्लियर साइट के वो ऑपरेशंस अलग किस्म के होते हैं। उसमें वो न्यूक्लियर साइट में अगर वो करना चाहेंगे, जो स्पेशल ऑपरेशंस की जो उनकी टीम्स होती हैं, उनका तरीका ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक उनके पास टारगेट होता है, वो जाते हैं, इंसर्ट होते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं। जो कि एक बार उन्होंने करके दिखा दिया। उनका जो पायलट वहां पर 2 दिन फंसा हुआ था, वहां गए, उस पायलट को उन्होंने रेस्क्यू किया और वापस आ गए। इस प्रकार की, इसको आप बूट्स ऑन ग्राउंड फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ रियल एस्टेट नहीं कह सकते, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते। जहां तक सवाल अब है, अमेरिका का उद्देश्य यही है कि ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव डाला जाए और सामरिक रूप से दबाव इस प्रकार से डाला जाए कि उसकी जो 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 लड़ने की ताकत है उसको डिग्रेड किया जाए लगातार। देखिए, ताकत डिग्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। हमें 2 तरीके, एक ये होता है कि वहां जाकर के फिजिकली उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये बात कोई माने या ना माने, ईरान से बैठे हुए हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन 40 से 50% जो उनके लॉन्चर सिस्टम्स हैं, उनके मिसाइल के भंडारण के हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है फिजिकली। दूसरा ये होता है कि आप उसको अपने हथियारों को फायर करने के लिए बाध्य करें। आपके पास 3000 मिसाइल्स हैं, आपने 1500 फायर कर दी, उसमें से कुछ जाके लगेंगी भी, लेकिन आपका जखीरा 1500 रह गया। तो ये इस प्रकार से आपको वो प्रयास करेंगे कि उनको फिजिकली उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और ठीक है फिर जनरल उनको साहब। फोर्स किया जाए कि वो अपने तो ठीक। ये उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड, अमित, नो चांस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।